नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। और सबसे बड़ी खबर अभी की, जो हाइड्रोजन ट्रेन चल पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिंद और सोनीपत के बीच ये ट्रेन चलेगी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और इसकी उपलब्धता बहुत सारे है। प्रधानमंत्री ने भी 2 दिन पहले शेयर किया था सोशल मीडिया पर इस हाइड्रोजन ट्रेन की तमाम तस्वीरें। जी, तो प्रधानमंत्री ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। जिंद और सोनीपत के बीच ये ट्रेन चलेगी। आपको बता दें कि ये ट्रेन सोनीपत से जिंद से लेकर के सोनीपत तक चलेगी और इस ट्रेन की कई खासियत हैं। इस ट्रेन के चलने के बाद वहाँ के लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग वहाँ पर इस ट्रेन के चलने के बाद खुशी जाहिर कर रहे हैं। देश की ये पहली ऐसी ट्रेन है जो हाइड्रोजन से चलने वाली है। प्रधानमंत्री ने इसे हरी झंडी देकर के रवाना किया है। जिंद और सोनीपत के बीच ये ट्रेन चलेगी। तो मेड इन इंडिया की ये तस्वीर और मेड इन इंडिया की ये ताकत है। पहली बार देश में हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। ये ग्रीन सफ़र इसे कहा जाता है। इसमें ना धुआं निकलता है और ना ही कोई प्रदूषण फैलता है, बल्कि ये हाइड्रोजन से चलने वाली ये पहली ट्रेन है। भारत की ये पहली हाइड्रोजन ट्रेन रवाना होने की ये तस्वीर है। प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया है। जिंद में पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिंद और सोनीपत के बीच ये ट्रेन चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस दौरान मौजूद हैं। प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किए हैं। आधुनिक तकनीक के साथ तो ट्रेन ने ये रफ्तार पकड़ी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन रेलवे का सबसे ग्रीन ट्रेन है, कोई भी प्रदूषण नहीं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी ने इसे हरी झंडी देकर के रवाना किया, और दूसरी तस्वीरें इस ट्रेन में बैठे बच्चों की, जिनके चेहरों पर खुशी दिखाई दे रही है। ट्रेन अब चल पड़ी है। जिंद और सोनीपत के बीच ये ट्रेन चली है। पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाया गया है। आधुनिक तकनीकी के साथ इसमें बहुत कुछ फीचर है। हाइड्रोजन ट्रेन रेल का सबसे ग्रीन सफ़र माना जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन रवाना हो चुकी है। इस ट्रेन में बैठे यात्री काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और बच्चे भी इसमें सफ़र कर रहे हैं। बच्चों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अभी तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। बाकी अभी इसके चलने के बाद पता लगेगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है इसका। वंदे भारत जब जो गैसेस रिलीज करती है वो भी गैसेस रिलीज करती है, बट ये जो है ये सिर्फ वाटर वेपर्स रिलीज करेगी। इसके अंदर हाइड्रोजन स्टोर होगा, बाहर से ऑक्सीजन लेके ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, जिससे वाटर वेपर्स बाहर निकलेंगे, तो उससे एनवायरनमेंट भी ज्यादा सेफ रहेगी। मैं अवीसा हूँ फ्रॉम इंडिस पब। ये जो हमारे इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये साबित किया है कि ये मिलकर भी और अकेले भी दोनों तरीके से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इतनी डेवलप कंट्री चाइना, जर्मनी, जापान में इतनी बड़ी ट्रेन नहीं बन पाई। हॉर्स पावर कम है, सीटिंग पावर कम है, पर हमारे भारत में इतने अच्छे इंजीनियर, साइंटिस्ट हैं, लोग इतने अच्छे हैं कि हमने इतनी बढ़िया ट्रेन बनाई है जो हाइड्रोजन से पावर है। I would like to say that it is a very nice initiative that because it is the only train that releases water vapors by taking hydrogen gas, and this initiative is taken to reduce pollution because in today's world global warming is increasing so much. So I would say like this is the best initiative that is taken, especially in Jind. This train will highlight Jind as a district. तो ये ट्रेन इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही बेहतर है। प्रदूषण के दाम पर इसमें
0% प्रदूषण ये फैलाता है। हाइड्रोजन से चलने वाली ये पहली ट्रेन है देश में। प्रधानमंत्री ने इसे रवाना किया है। मेड इन इंडिया का ये पहला ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस दौरान साथ में नजर आए। हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और सवाल ये कि क्या सीमांचल अब देश विरोधी ताकतों के लिए एक सेफ जोन बनता जा रहा है, क्योंकि जो देश के सीमांचल का जो इलाका है देश के खिलाफ साजिश रचने वालों के लिए एक सेफ जोन बन गया है। कटिहार से मोहम्मद अहद की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर ये सवाल जोर पकड़ने लगा है। कोढ़ा थाना क्षेत्र के मूसापुर से मोहम्मद अहद की गिरफ्तारी हुई है। कटिहार पुलिस के साथ देश के कई प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर इसे गिरफ्तार किया गया है। बिहार कोढ़ा थाने को एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई कि कोढ़ा थाना के मूसापुर निवासी मोहम्मद अहद पिता मोहम्मद आलम देश विरोधी एवं आतंकवादी गतिविधि में सक्रिय है। मोहम्मद अहद पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। और उधर गुजरात एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जैश से जुड़े ये 5 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें कि गुजरात एटीएस ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से कथित तौर पर जुड़े 5 और आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई राज्य के अलग अलग जिलों में की गई है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विलाल, आविद शेरा, मोहम्मद अयूब, कादीवाल उर्फ मोहम्मद के रूप में हुआ है। वहीं पर तीसरी गिरफ्तारी शफी मुखी उर्फ शफी चापी के रूप में हुआ है। मोहम्मद हसन की गिरफ्तारी हुई है। ये सभी जो थे वे 5 आरोपियों ने बम बनाने का ट्रायल किया था। देश में बड़े हमले करने की फिराक में थे ये आतंकी। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने एक बड़ा खुलासा किया है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और अगली बड़ी खबर सिवान से है, जहां एक पति ने पत्नी पर एसिड फेंक दिया है। पत्नी ने अपनी पत्नी पर एसिड फेंक दिया है। घटना बड़हरिया के नवलपुर गांव की है। आरोप है कि दिलीप राम नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी छोटी कुमारी के चेहरे पर तेजाब जैसा ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया। जलन के कारण महिला की नींद टूटी तो महिला बेचैन हो गई और शोर करने लगी। परिजन महिला को इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तो ये बड़ी खबर सिवान से बता रहे हैं आपको। तो पति ने अपनी पत्नी पर एसिड फेंक दिया है। घटना बड़हरिया के नवलपुर गांव की है। और नीट यूजीसी एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। इसमें बिहार के आयुष ने अच्छा प्रदर्शन किया है। ऑल इंडिया रैंक में 4था स्थान हासिल किया है। नवादा के वारसलीगंज के रहने वाले हैं ये आयुष भलोटिया। नीट में बिहार टॉपर बने हैं आयुष भलोटिया। ये नवादा के रहने वाले हैं और ऑल इंडिया रैंक में उनका 4था स्थान प्राप्त हुआ है। तो नीट में नवादा के आयुष ने अच्छा प्रदर्शन किया है। नीट में बिहार टॉपर बने हैं आयुष भलोटिया। नवादा के वारसलीगंज के रहने वाले हैं आयुष भलोटिया। तो देश के सबसे बड़े मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजीसी 2026 के नतीजों में कोटा ने एक बार फिर शानदार नतीजों के साथ साबित कर दिया है कि कोटा को डॉक्टर और इंजीनियर की फैक्ट्री क्यों कहा जाता है। एलएन के टॉप 10 में 4 और टॉपर 100 में 43 छात्र शामिल हैं। बिहार के नवादा के छात्र आयुष
और सीधे आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। आपको तस्वीर दिखाएंगे कि किस पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्हें राज्यसभा सांसद के नाते दिल्ली में उन्हें नया सरकारी बंगला आवंटित किया गया है। नौसुनहरी बाग रोड में ये बंगला है, जिसमें आज गृह प्रवेश के लिए पूजा का कार्यक्रम है। ये टाइप 8 बंगला है, जो सबसे ऊंची कैटेगरी का होता है। इस कैटेगरी का बंगला सामान्यतः 8000 वर्ग फीट से 8500 वर्ग फीट में फैला होता है, जो अमूमन बड़े कद के हस्तियों जैसे केंद्रीय मंत्री या संवैधानिक पद पर आसीन या उस पद पर रह चुके लोगों को मिलता है। इस बंगले में 8 बड़े बड़े कमरे होते हैं, जिनमें 5 से 6 बेडरूम होते हैं। आम सरकारी आवासों की तुलना में यहाँ ज़्यादा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होती है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलिए, अमितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमितेश, गृह पूजा में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं, क्या कुछ खासियत है इस घर का, बताएं। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी अपने सरकारी आवास जो दिल्ली में उनको अलॉट हुआ है, यहाँ पर नौसुनहरी बाग में अभी पहुँचे हैं थोड़ी देर पहले। तो अभी पटना से दिल्ली पहुँचे हैं और दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे नौसुनहरी बाग जो उनका सरकारी आवास है, वहाँ पर आज गृह प्रवेश की पूजा है, उसके लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके साथ उनके सहयोगी हैं, संजय झा भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो निश्चित रूप से एक नया अध्याय जो है उसकी शुरुआत नीतीश कुमार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद राज्यसभा के लिए चुने गए हैं और राज्यसभा में चुने जाने के बाद टाइप 8 बंगला उनको अलॉट हुआ था। पहले नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री जब दिल्ली आया करते थे तो 6 नंबर जो के कामराज लेन है उस आवास में रहते थे, लेकिन वहाँ पर अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री रहेंगे और यहाँ पर नीतीश कुमार रहेंगे। टाइप 8 बंगला है, बड़ा बंगला है, सरकारी आवास। यहाँ पर मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार कामराज लेन में थे और वहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर गए हैं 9 नंबर सुनहरी बाग में। आज गृह प्रवेश की पूजा है और 20 जुलाई से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। तो निश्चित रूप से पहली बार बतौर राज्यसभा सांसद सत्र में शिरकत करेंगे और इसमें शामिल होंगे नीतीश कुमार। तो आज लौट जाने का उनका कार्यक्रम है गृह प्रवेश की पूजा के बाद, लेकिन दोबारा आएंगे और 20 जुलाई से जो संसद का सत्र शुरू होगा, मानसून सत्र शुरू होगा, उसमें बतौर राज्यसभा सांसद उनकी भूमिका होगी। नीतीश कुमार बिहार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं, लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। राज्यसभा जो कि चौथा सदन, महत्वपूर्ण सदन होता है, उसके मेंबर नहीं थे, अब उसके भी मेंबर हो चुके हैं और बतौर राज्यसभा सांसद पहली बार मानसून सत्र में शामिल होंगे। उसके पहले दिल्ली में उनका नया आशियाना बनकर तैयार हो गया है और यहाँ पर आज जो गृह प्रवेश की जो पूजा होगी सरकारी आवास में, वो संपन्न होगी। जी अमितेश, कौन कौन लोग पहुंचे हुए हैं इस गृह प्रवेश के कार्यक्रम में, चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और संजय झा पटना से रवाना हुए थे, और कौन कौन लोग शामिल हैं इस गृह प्रवेश पूजा के दौरान, कौन कौन लोग शामिल होंगे? देखिए, जो हमें जानकारी दी गई है उसके मुताबिक बहुत ही सीमित संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे, क्योंकि संजय झा साथ में आए हैं और स्वास्थ्य मंत्री बिहार के जो हैं निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनके भी यहाँ पर आने की बात थी। और निशांत के अलावा बीए चौधरी भी, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, अभी जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, वो पहुँच रहे हैं। तो निश्चित रूप से कुछ चुनिंदा लोग ही आएंगे और केंद्रीय मंत्री जो ललन सिंह हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, ललन सिंह यहाँ पर पहुँच सकते हैं। दिल्ली में मौजूद है ललन सिंह और जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं, तो ललन सिंह पहुँचेंगे, संजय झा पहुँचे हैं, निशांत कुमार रहेंगे, विजय चौधरी रहेंगे। तो कुछ प्रमुख और चुनिंदा लोग ही इसमें शिरकत करेंगे इस गृह प्रवेश पूजा में। बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर पूजा पाठ का कार्यक्रम नहीं होगा और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर नहीं पहुँचेंगे। बहुत ही सीमित संख्या में यहाँ पर तादाद रखी गई है और छोटा सा फंक्शन यहाँ पर है, लेकिन जो गृह प्रवेश पूजा का जो एक कार्यक्रम होता है आज वो संपन्न हो जाएगा। नीतीश कुमार आज ही लौट जाएंगे वापस पटना और 20 जुलाई से संसद का सत्र शुरू होगा, मानसून सत्र, उसमें फिर से दोबारा आएंगे शिरकत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमितेश। तो नौसुनहरी बाग रोड पर गृह प्रवेश में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और संजय झा पहुंचे हुए हैं। बड़े कदों की हस्तियों के लिए ये बंगला मिलता है और इस बंगले में कई खासियत है। पूर्व सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गृह प्रवेश पूजा में वो शामिल हुए हैं।
और अब बात नीट परीक्षा की करेंगे। नीट परीक्षा में बिहार के आयुष ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्हें चौथा स्थान मिला है। आयुष ऑल इंडिया रैंक में उन्हें चौथा स्थान मिला है। और कोटा में वो तैयारी कर रहे थे। कोटा को डॉक्टर और इंजीनियर की फैक्ट्री कहा जाता है। एलएन ने टॉप में से 4 और टॉप 100 में 43 छात्र शामिल हैं। बिहार के नवादा के छात्र आयुष भलौटिया ने 710 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंक हासिल किया है। आयुष ने अपनी सफलता का श्रेय नियमित रिवीजन, मार्क टेस्ट और एनसीईआरटी की मजबूत तैयारी और फैकल्टी को दिया है। आयुष ने बताया कि हर टेस्ट के बाद अपनी गलतियों का विश्लेषण करना और उन्हें सुधारना ही उनकी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र रहा है। परफॉर्म किया। दूसरा, कोचिंग में अच्छे तरीके से पढ़ाया। फिर पेरेंट्स का सपोर्ट था, पूरी फैमिली का सपोर्ट था। और मेन तो ये रहता है कि आप प्रैक्टिस अच्छे से करो और पढ़ाई अच्छे से करो। मतलब जो पढ़ो एटलीस्ट कोशिश करो कि वो ढंग से समझ आए। सिर्फ सरफेस लेवल पे फॉर्मूला वगैरह से आई डोंट थिंक कि उतना फायदा मिलेगा जितना अच्छे से पढ़ के मिलेगा। क्योंकि हो सकता है जैसे अभी कैंसिल हुआ था एग्जाम, तो काफी बच्चों को बुरा लगा था कि अब फिर से कैसे इतना सब दोबारा पढ़े। लेकिन अगर शायद कोई समझ के पढ़े तो मतलब उतना बुरा नहीं लगता है कि ठीक है याद तो है ही सब कुछ। आपकी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? कोचिंग को, खुद को, पेरेंट्स को, फैमिली को। एक अंतिम सवाल और कि अब क्या लक्ष्य तय किया है, आगे क्या अपने लिए सपना देखते हैं, आपका परिवार आपके लिए क्या सपना देखता है? मैं तो काफी आगे का तो अभी नहीं सोचा है। मतलब अभी तो एम्स दिल्ली जाऊंगा, उससे डॉक्टरी की पढ़ाई करूंगा। बट आगे किस ब्रांच को ऑप्ट करूंगा ये अभी नहीं सोचा। ये अभी नहीं सोचा है, लेकिन एम्स दिल्ली जाऊंगा। फिलहाल आयुष के मम्मी पापा भी मेरे साथ में है। निश्चित तौर पर जब कोई बच्चा जो है वो अच्छा करता है तो सबसे ज्यादा अगर खुशी मिलती है तो उसके माता पिता को ही मिलती है। और फिलहाल माँ डेफिनेटली बिहार से आपने अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कोटा भेजा, कोटा का चयन किया, और जो आपने कोटा से सपना अपने बच्चे के लिए देखा था वो पूरा हो गया। हाँ, मेरे लिए पूरा हो गया। कोटा मेरे दोनों बच्चों का सपना पूरा हो गया। मेरा बड़ा बेटा भी यहीं से IIT दिल्ली है, बीटेक किया हुआ, अभी यूएस में है। उसका भी सपना यहाँ पूरा हुआ, छोटा बेटा का भी सपना यहाँ पूरा हुआ है। इसलिए कोटा मेरे लिए लक है। अपने बेटे के लिए क्या कहना चाहेंगे और उसको अब आगे कहाँ देखना चाहते हैं? सबसे ऊंचे स्थान पर देखना चाहते हैं कि वो सबसे अच्छा हो, सबसे बेहतर डॉक्टर भी बने तो सबसे बेहतर बने। और क्या, भी तो यही चाहते हैं। बहुत खुशी हुई, बहुत प्राउड फील किया अपने बच्चे को लेकर के। और हर अभिभावक का यही सपना होता है कि मेरा बच्चा एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां पर दुनिया उसको देखे, और आज मैं वो फील कर रहा हूँ। आपने क्या फील किया और अब अपने बेटे के लिए क्या सोचते हैं? क्योंकि पहले सोच लिया था कि ये कुछ अच्छा करेगा, कुछ अचीवमेंट जो है वो ऐसा होगा जो माइलस्टोन बन जाएगा, देश में नाम रोशन कर देगा। अब तो मैं यही चाह रहा हूँ मेरा बच्चा है दिल्ली से MBBS करे, उसके बाद एक ऐसा अपना फील्ड चुने जहाँ पर वो अपना एक ऊंचा मुकाम हासिल करे और एक अच्छा डॉक्टर बने और देश की सेवा करे। और अब बात दरभंगा की, जहां पर अपराधी बेखौफ हैं, पुलिस को लगातार चुनौती दे रहे हैं। दरअसल 8 दिनों के भीतर 2 लूटकांड को अंजाम दिया गया है। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के डरहार गांव में महज 8 दिन के भीतर अपराधियों ने दूसरी बार एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया है। शिक्षक दंपति के घर में घुसे बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। लूट कितनी की हुई अभी तक पुलिस की जांच कर रही है। बदमाशों ने जाते जाते घर में सो रही नाबालिग बच्ची के चाकू से बाल काट दिए हैं। इससे पूरे गांव में दहशत का माहौल है। बता दें कि 8 दिन पहले भी इसी गांव में डॉक्टर पवन कुमार मिश्रा के घर डकैती के दौरान बदमाशों ने उनकी बहू को नशीला इंजेक्शन देकर उसके भी बाल काट दिए थे और लाखों रुपए जेवर लूट लिए थे। लगातार 2 घटनाओं में बाल काटने का ऐसा तरीका सामने आने से ग्रामीणों में भय और डर का माहौल व्याप्त है। गुड़िया भगवती वाले रूम में सो रही थी। कितने बजे की घटना है? हमारी नींद तो 50-55 के आसपास में खुली है। उससे पहले की वारदात है। वो क्या हुआ, कैसे हुआ पता नहीं। उसके आधे बाल कटे हुए हैं, पूरा कपड़ा निकला पड़ा है। अब हम तो जगह थे नहीं कि हमें कुछ पता चलेगा। एक इंसान को जाते हुए देखा, बस आखिरी सीढ़ी पे मैंने उसको देखा। उसने काले कपड़े पहने थे, घुंघराले बाल थे और साइड में बैग था। बस जाते हुए देखा। फिर उसकी लाइट से मैंने यहाँ पे देखा तो साड़ी मम्मी की गिरी हुई थी, बेड पे चाकू था, मेरे बाल कटे हुए थे। मैंने लाइट ऑन करी, फिर मैंने जल्दी से फ़ोन
देख रही थी कि मम्मी पापा को फ़ोन करती, मम्मी पापा ऊपर सो रहे थे लेकिन मेरा फ़ोन यहाँ पे नहीं था। फिर मैं भाग के ऊपर गई, उतनी देर में वो जो आदमी था वो चला गया था वहाँ से। फिर मम्मी पापा फिर नीचे आए। मेरी बेटी नीचे वाले रूम में सोई हुई थी, तो रूम था, चूँकि हम लोग 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते हैं, तो रूम बोले तो नहीं बंद करके सोने के लिए, क्योंकि घर का सफाई करना रहता है। तो देखा सामान सब बिखरा हुआ है और उसका बाल कटा हुआ था, तो आकर के बताइए जो मम्मी लग रहा है कोई घर में घुसा है। और अगली खबर सहरसा से है, जहां पर धान खरीद में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। बताया यह जा रहा है कि धान खरीद में इस बार भी गड़बड़ी की गई है, जहां खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत धान खरीद और सीएमआर की आपूर्ति में कथित अनियमितता को लेकर विवाद गहरा गया है। जिला सहकारिता पदाधिकारी के निर्देश के बाद कार्रवाई की मांग को लेकर सोनवर्षा राज प्रखंड के लगमा पंचायत में किसानों और ग्रामीणों ने पैक्स गोदाम के सामने 1 दिवसीय धरना दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पैक्स प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। किसानों का आरोप है कि वर्तमान में पैक्स गोदाम में धान का कोई स्टॉक उपलब्ध नहीं है, जिससे यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बाकी बचे चावल की आपूर्ति कैसे की जाएगी। इसमें जो है ना 5.58 लॉट के समतुल्य इसमें अभी धान होना चाहिए, जो हमको लगता है 1 किलो भी नहीं है। हमने प्रखंड पर बीसीओ को फोन लगाया तो बीसीओ साहब फोन नहीं उठाए। डीसीओ साहब को लगाया तो वो बोले कि हम जांच करते हैं। इसमें लिखा, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 2 दिन के अंदर जांच करके आप जो है इस पर नहीं अगर धान है तो इस पर FIR किया जाए। लेकिन अभी जब डीसीओ साहब को फोन किया तो बोले 2-3 दिन समय लगेगा। आप ही की चिट्ठी पर हम नहीं बोल रहे, आपका चिट्ठी बोल रहा है जो इसमें धान कुछ नहीं है। और अब बात श्रावणी मेले की तैयारी जोर शोर से जारी है। भागलपुर की बात करें तो यहां पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष तैयारी की गई है। इसको लेकर के जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। जिलाधिकारी अलंकृता पांडे और वरीय पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों के साथ नमामि गंगे घाट और कच्ची कांवरिया पथ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा, साफ सफाई, पेयजल बैरिकेडिंग और श्रद्धालुओं की सुविधा का जायजा लिया गया। डीएम ने सभी विभागों को समय पर तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। तो श्रावणी मेले को लेकर के ये तैयारी जारी है। कोई गैप ना हो कि कहाँ पर किसके द्वारा कार्य किया जाना है, एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन रहे, सो दैट हमारा साउंड सिस्टम, लाइटिंग एंड एवरीथिंग शुड वर्क पैरेलली। स्टेडियम देखे मैडम, क्या उद्घाटन के स्टेडियम में हेलीपैड वगैरह जो कि हम बनाते हैं हम लोग, तो उसी प्रकार से रहेगा। और अगली खबर पटना से है, जहां पर चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट का उद्घाटन के दौरान राज्यपाल पहुंचे हुए हैं। और बताया जा रहा है कि पटना के चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में नेशनल इंटर कॉलेज क्रॉसवर्ड एक्सपेडिशन 2026 का उद्घाटन किया गया है। यह खास कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल ने लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने किया है। इस दौरान रेरा बिहार के चेयरमैन विवेक कुमार सिंह, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह और बिहार सरकार के उद्योग विभाग के सचिव सह बिहार फाउंडेशन के सीईओ कुंदन कुमार सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान राज्यपाल ने क्रॉसवर्ड सुलझाने की कला की तुलना पर्वतरोही से की है। कहा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी के इस जमाने में इंसानी दिमाग को 360 डिग्री सोच, अनूठे लॉजिक और स्वतंत्र रूप से सोचने समझने की काबिल बनाए रखने के लिए क्रॉसवर्ड जैसी दिमागी पहेलियों को सुलझाना बहुत ही आवश्यक है। और अगली खबर मसौढ़ी से है, जहां दलित टोला में पानी के लिए त्राहिमाम है। पानी को लेकर के लोग परेशान हैं, बूंद बूंद पानी को लेकर तरस रहे हैं।
यहाँ की जो तस्वीर है वो बेहद ही भयावह हो गई है। दलित टोला में पानी पीने को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जमीन से जलस्तर नीचे चले जाने के कारण चापाकल बंद हो गया है। घर की महिलाएं हाथ में बाल्टीन तसला लेकर दूर खेत में बोरिंग से पानी लाने को मजबूर हैं। हालात ये है कि बिजली नहीं होने पर बोरिंग पर महिलाएं पानी के लिए घंटों इंतजार करती है। ग्रामीणों ने पंचायत के मुखिया से लेकर धनंदुआ ब्लॉक कार्यालय में अधिकारियों के पास तक शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक समस्या का निदान नहीं हो सका है। घंटा तक पानी के बिना ये मोटर पर बैठा हुआ रहेगा। बाल बच्चा ओने रहा कर रहा है, रो रहा है, पानी के बिना तड़प रहा है। दिक्कत है, पानी के बड़ी दुख है। नल जल है, बाकी पानी नहीं आवे है। लाइन दे है कट कट के, और यहाँ लाइन पर लगे पर है मोटर पर आके खेत में घंटों भर बैठा रही, पानी लगी तब जाके पानी मिले है। पानी न है, टाइम से खाना न बने थे तो बाल बच्चा जा कहाँ से स्कूल छूट जाते हैं। खेत में आवा है पानी लेवे, लाइन कट जाते, 1 घंटा हम बैठे रहे थे मोटर पर। लाइन दे जखनी ले जाए तो बाल बच्चा के पढ़ाई सब छूट गए। इन्होंने से खेत में से पानी लाता है, जाके लेडीज लोग है वही 1 किलोमीटर दूर से उन्हें से दौड़ता है। और वही समस्या की कोई यहाँ देख रेख वाला नहीं है, आदमी आता है यहाँ कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन भी होता है तभी न कोई आता है यहाँ। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।